हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो मेरा अकाउंटिंग रेशियोज़ उसके फॉर्मूलेस पे बेस्ड है। ध्यान से सुनिए, अकाउंटिंग रेशियो एंड इट्स फार्मूलाज। अकाउंटिंग रेशियोज़ निकालने के लिए हमें कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। आज इस वीडियो में हम उन सारे फार्मूलेस को डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके सामने मैं एक एक करके स्लाइड्स दिखाऊंगा जिस पे मैंने फार्मूलेस को नोट किया हुआ है। वो फार्मूले तमाम तरीके के बेसिस पे कैटेगराइज्ड किए जाते हैं। तो उन सभी बातों को आज हम आप इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्लाइड मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का है। फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम लोग केवल इसलिए निकालते हैं कि हमको अपने फर्म या कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को अगर हम कैटेगराइज्ड करें तो ये मेरा कैटेगराइज्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव में पहला रेशियो का कैटेगराइजेशन हुआ है जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके अंदर टोटल 6 रेशियोज़ आते हैं। उन 6 रेशियोज़ को हम एक एक करके देखते हैं। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। सेकेंड है मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। फिर आता है मेरा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियोज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इंटू 100। इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो सम होगा उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और सेल्स को डिनोमिनेटर में और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स को निकालने के लिए अगर हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वेश्चंस में नहीं दिए गए हैं तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में निकालने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का जो सम होगा उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इंटू 100। नेक्स्ट है मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। फिर है मेरा डिविडेंड रेशियो। डिविडेंड रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन पेड अप कैपिटल इंटू 100। फिर है मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट। हियर ऑल द 3 पार्ट इज बीन क्लियरली एक्सप्लेन्ड। जिसमें पहला है रिटर्न ऑन टोटल रिजर्व्स। रिटर्न ऑन टोटल रिजर्व्स इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100। सेकेंड है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये सारी डिटेल्स जो कि हम इस फॉर्मूलेज में पुट कर रहे हैं वो हमें क्वेश्चंस में प्रोवाइड की जाएगी। इसमें तीसरा पार्ट है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। यहाँ पे एक बात नोट में मैंने लिखी है जो कि है रेशियो में हम किस किस चीज़ से कंपैरिजन कर सकते हैं। सो रेशियोज़ कैन बी कंपेयर्ड, सेम कंपनी हो पर डिफरेंट ईयर्स हो, या फिर सेम नेचर हो लेकिन डिफरेंट कंपनीज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला बात है सेम कंपनी एंड डिफरेंट ईयर। मान लीजिए आर लिमिटेड या रमेश लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसके रेशियोज़ को हमको कंपेयर करना है। तो 2020 का जो मेरा बैलेंस शीट बनेगी मार्च में और 2019 की बैलेंस शीट को अगर हम मैच करते हैं, टैली करते हैं, तो वो रेशियोज़ का कंपैरिजन अगर उन बैलेंस शीट्स में करते हैं तो वो सेम कंपनी या डिफरेंट ईयर के कैटेगरीज में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई आर लिमिटेड हो, वो अपना बिजनेस टेक्सटाइल्स में कर रही हो, और बी लिमिटेड हो, वो भी टेक्सटाइल्स में कर रही है, उसमें अगर हम उसकी बैलेंस शीट्स को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा सेम नेचर बट डिफरेंट कंपनीज। यहाँ पे बात आ रही है इस रेशियोज़ में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में हमने रेशियोज़ के नाम तो बता दिए
कि कौन कौन से रेशियोज़ में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उस किन किन चीज़ों को हम कहाँ कहाँ रखेंगे और इस रेशियो की कैलकुलेशंस करेंगे। लेकिन इसमें टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालेंगे, इसकी बातें हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ये स्लाइड में मैंने बताया है टोटल एसेट्स, जो कि मेरा रिटर्न ऑन टोटल रिजर्व्स के फॉर्मूले में यूज़ हो रहा था। जो फार्मूला था प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100, उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। जितनी भी एसेट दी गई होगी उन सब का सम अप कर देंगे, लेकिन उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम नहीं जोड़ेंगे। ये हो गया टोटल एसेट्स। दूसरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मेरा रिटर्न ऑन टोटल रिजर्व्स एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड तीनों में न्यूमरेटर के तौर पे यूज़ हुआ है। उसमें अगर देखा जाए रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड में ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए हमको नेट प्रॉफिट में प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन को ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। थर्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फॉर्मूले में यूज़ हुआ था, जो कि डिनोमिनेटर में लिखा गया था। उसकी कैलकुलेशन के लिए टोटल एसेट्स में से करेंट लायबिलिटी का डिडक्शन हो जाएगा, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। Average capital employed is also been used in some of the formulas, so it should be calculated by current year profit upon 2, means half of the current year profit will be treated as average capital employed. Next है मेरा return of shareholders fund. Return of shareholders fund में जो मेरा कैलकुलेशन होगा वो होगा नेट प्रॉफिट में से रेट ऑफ टैक्स का डिडक्शन। पिछले वाला जो फार्मूला बताया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100, अगर उस फार्मूले में जो चीज़ यूज़ हो रही है वो चीज़ क्वेश्चंस में नहीं दी गई तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि है नेट प्रॉफिट माइनस रेट ऑफ टैक्स। फिर है मेरा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेशन के लिए टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज़ का मतलब है टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटीज़ नॉट बीन इंक्लूडेड हियर। एक नोट है यहाँ पे, नोट क्या कहता है, नेट प्रॉफिट रेशियो में जो मेरा नेट प्रॉफिट आता है उसको अगर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करके और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा, जो कि मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज़ वाले फार्मूले में हमने पढ़ा है इसके पीछे, जो कि यूज़ होता है। वो फार्मूला क्या था, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। वहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ बीन कैलकुलेटेड बाय दिस प्रोसीजर विच आई हैव शोन हियर इन द फॉर्म ऑफ नोट। तो यहाँ तक बात आ जाती है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ओनली दिस रेशियो इज़ ऑल्सो बीन कैटेगराइज इन एक्टिविटी रेशियोज़ टू। तो एक्टिविटी रेशियोज़ में पहला रेशियो आ जाता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अभी तक अगर हम बात करें तो सारे रेशियोज़ मेरे परसेंटेज फॉर्म में निकल रहे थे, लेकिन इस यहाँ एक्टिविटी रेशियो में ये सारे रेशियोज़ मेरे टाइम्स के फॉर्म में निकलेंगे कि कितने टाइम्स इसका आंसर आया है, जिसमें पहला हम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज़ बीन कैलकुलेटेड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। If cost of sales is not given in the question, then cost of goods sold will be appreciated here. Here cost of goods sold is being calculated by the simple formula, that is sales minus gross profit, and average stock is being calculated by opening stock plus closing stock upon 2. This is the basic formula which is used to calculate the average stock, और cost of goods sold के लिए sales minus gross profit। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में मेरा पहला कैटेगराइजेशन आ जाता है रॉ मटेरियल टर्नओवर का। रॉ मटेरियल टर्नओवर की अगर हम बात करें तो ये टाइम्स में निकलता है। तो रॉ मटेरियल टर्नओवर का फॉर्मूला है रॉ मटेरियल कंजम्पशंस अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंजम्पशंस अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज बीन कैलकुलेटेड बाय सेम मेथड, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन 2। एंड फिनिश गुड्स टर्नओवर मेरा इसका सेकंड कैटेगराइजेशन है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज ऑल्सो बीन कैलकुलेटेड बाय द सेम मेथड, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अपॉन 2।
तो ये कैटेगराइजेशन हो गया मेरा एक्टिविटी रेशियो में स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने 2 फॉर्मूले सीखे, रॉ मटेरियल टर्नओवर एंड फिनिश गुड्स टर्नओवर। ये मेरा एक्टिविटी रेशियो का फर्स्ट कैटेगराइजेशन था। सेकंड कैटेगराइजेशन देखते हैं। सेकंड कैटेगराइज है एसेट्स टर्नओवर। एसेट्स टर्नओवर हमें निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स का डिवीज़न करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में टोटल एसेट्स का डिवीज़न करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल एसेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और गुडविल जैसी चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे टोटल एसेट्स लिया गया है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि अगर हमको एक्टिविटी रेशियो से बोल दिया गया कि कैलकुलेट एक्टिविटी रेशियो, तो हमको ये सारे रेशियोज़ निकालने पड़ेंगे। और अगर हमको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोल दिया कि कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, देन आई हैव टू मेक दिस रेशियोज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो अगर हम बात करें एसेट्स टर्नओवर रेशियोज़ की, तो मेरा फॉर्मूला हमने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स। इसमें 2 कैटेगरीज आ जाते हैं। पहला फिक्स्ड एसेट टर्नओवर एंड करेंट एसेट टर्नओवर। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन टोटल फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन टोटल करेंट एसेट्स। इसमें थर्ड कैटेगरी आ जाती है कैपिटल टर्नओवर। कैपिटल टर्नओवर निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हो तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी कैटेगरी में पहला आ जाता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर इज बीन कैलकुलेटेड बाय द सिंपल फार्मूला दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी का डिडक्शन करना होगा, तो मेरा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। चौथा कैटेगराइजेशन है इसमें रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है नेट ट्रेडिंग सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। नेट ट्रेडिंग सेल्स निकालने के लिए मेथड है कि टोटल सेल्स में से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न्स को डिडक्ट कर देंगे तो नेट ट्रेडिंग सेल्स का अमाउंट आ जाएगा। और एवरेज रिसीवेबल निकालने के लिए क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल और क्लोजिंग डेटर बैलेंस को हमको ऐड कर देंगे तो एवरेज रिसीवेबल्स की वैल्यू निकल जाती है। यहाँ पे इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन, इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग both are given in the question, then we need to calculate the opening balance of bills receivable plus closing balance of bills receivable upon 2 and plus opening balance of debtor plus closing balance of debtor upon 2। ये पूरा मेथड मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से लिखा है। नेक्स्ट आता है मेरा इसी में, जिसका नाम है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड हमको कुछ फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ती है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए एवरेज पेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स फॉर पीरियड इनटू नंबर ऑफ डेज इन अ पीरियड, इनटू नंबर ऑफ डेज इन अ पीरियड, ये इसका सिंपल फार्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड का। अब इसमें मेरा नेक्स्ट फार्मूला आ जाता है जो कि लास्ट है, उसको हम कहते हैं पेबल टर्नओवर रेशियो। पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए सिंपल फार्मूला है जिसको कहें नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल। यहाँ पे एवरेज पेबल का कैलकुलेशन हमको करना होगा, जो कि होगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो एवरेज पेबल आ जाएगा। लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है तो हमको ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर अपॉन 2 करना पड़ेगा। जो बैलेंस आएगा उससे साइड में करेंगे, फिर हमको ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल अपॉन 2 करना पड़ेगा। जो बैलेंस आएगा और दोनों बैलेंस को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे मेरा एवरेज पेबल कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज है। नेट क्रेडिट परचेज के लिए हमको टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस क्रेडिट परचेज, ये फार्मूला यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। पेबल टर्नओवर रेशियो निकालते वक्त जैसे कि हमने रिसीवेबल टर्नओवर में देखा था, वहाँ पे हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना पड़ रहा था, इसीलिए हमको यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकालना पड़ेगा। एंड एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए फार्मूला है एवरेज पेबल अपॉन क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द पीरियड इनटू नंबर ऑफ डेज इन अ पीरियड। ये फार्मूला हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें रेशियोज़ टू जज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, अगर हमको किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जज करना है तो वहाँ पे हम कौन कौन से रेशियोज़ का कैलकुलेशन करेंगे, तो उन लिस्ट में पहला रेशियो है फिक्स्ड एसेट रेशियो, जिसका कैलकुलेशन होगा
कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। अगर ये डिवीज़न करने पर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को ऐड करने के बाद फिक्स एसेट से डिवाइड करने पर अगर जो वैल्यू है वो 1.5 के आसपास आ रही है तो इसका मतलब ये है कि गुड कंडीशन में है हमारा बिजनेस एज फार एज फिक्स एसेट्स आर कंसर्न। अगर ये डिटेल्स इस फॉर्मूले में जो कि मैंने यूज़ की कैपिटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड फिक्स एसेट्स is not given is if any one of them is not given in the question, then I have to use again formula which is fixed assets upon net worth। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, अगर वैल्यू इस फॉर्मूले को यूज़ करने पर अगर वैल्यू 0.67 के आसपास आती है तो गुड, तो बढ़िया है। उसके बाद है करंट रेशियो। करंट रेशियो निकलने के लिए सिंपल फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ पे रेशियो अगर 2:1 का आता है, करंट रेशियो अगर 2:1 आता है तो योर कंपनी योर फर्म हैज़ इन गुड फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पे 2-1 जो भी रेशियो आ रहा है, 4:1 आ रहा है, 5:1 आ रहा है, जो भी रेशियो आ रहा है, अगर 2:1 आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर कुछ अगल बगल कुछ भी प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी अलग रेशियोज़ आ रहे हैं तो वहाँ पे अगर हमको वर्किंग कैपिटल निकालना होगा तो जो भी रेशियो आएगा तो उसमें से हम दूसरे वाले रेशियो को माइनस कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया, जैसे 2:1 में से 2-1 किया तो 1 आ गया वर्किंग कैपिटल, तो वो मेरा वर्किंग कैपिटल का रेशियोज हो जाएंगे। तो ये बात थी मेरी रेशियोज टू जज फाइनेंशियल पोजीशन के 2 रेशियोज़ की हमने यहाँ पे बात की, जिसमें पहला था फिक्स एसेट्स रेशियो और दूसरा था करंट रेशियो। अब आगे चलते हैं, थर्ड आ जाता है मेरा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को ही हम कहते हैं लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। इसको कैलकुलेशन करने के लिए लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ पे लिक्विड एसेट्स का कैलकुलेशन अगर हमें करना होगा, करंट लायबिलिटी तो क्वेश्चंस में दी गई रहेगी, लेकिन लिक्विड एसेट्स का कैलकुलेशन करने के लिए करंट एसेट्स में से स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। और इस क्विक रेशियो जो कि लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी के डिवाइड करने पे निकलता है, इसका आइडियल रेशियो माना जाता है 1:1। इफ़ यू आर हैविंग 1:1 रेशियो एज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो, योर कंपनी इज इन गुड फॉर्म। इसमें फोर्थ आ जाता है मेरा सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए टोटल एसेट्स अपॉन टोटल लायबिलिटी, सिंपल से फॉर्मूला है। फिर है मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो, इसमें है डेप्ट अपॉन इक्विटी। यहाँ पर डेप्ट इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड इक्विटी इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटी। यहाँ पे अगर इफ़ इट इज़ हाई, इफ़ डेप्ट इक्विटी रेशियो इज़ हाई, देन you are in well and good position. If it is low, then some decisions need to be taken as far as your debt is been concerned. Next is proprietary ratio. Proprietary ratio is being calculated by a owner's capital upon total assets. Here owner's equity means shareholders fund, or you can say net worth, or you can say proprietors fund. कोई किसी भी नाम से अगर हमें बैलेंस शीट में दिया होगा वो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है मेरा कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय इक्विटी कैपिटल अपॉन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इंटरेस्ट गियरिंग फाइनेंस। हमें यहाँ पे कभी कभी होता है कि इंटरेस्ट गियरिंग फाइनेंस क्वेश्चंस में नहीं दिए गए थे तो उसे छोड़ देंगे। बेसिक फार्मूला इज इक्विटी कैपिटल अपॉन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बट इफ इन क्वेश्चन इंटरेस्ट गियरिंग फाइनेंस इज ऑल्सो गिवन, देन यू नीड टू ऐड इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन डिवाइड from equity capital. To check the capital structure, we need to find this capital gearing ratio. If capital gearing ratio is more than 1, then you are having a low capital gearing ratio. Means your capital gearing is been in low condition. If it is less than 1, then you are having a high capital gearing ratio. Next comes stock turnover ratio. Stock turnover ratio is been calculated by cost of sales upon average stock. Here average stock is means only closing stock. Next is debtor turnover ratio. Debtor turnover ratio is equal to net credit sale upon credit sales revenue. Then it is stock working capital ratio. Stock working capital ratio is equal to inventory upon working capital. Here working capital is being calculated by current assets minus current liability. Next is inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is equal to cost of sales upon average inventory. These are the formulas to be calculated if we talk about this activity, profitability and asset turnover. These kind of ratio is being judged to check the financial positions. Next comes
इफ़ इट इज़ आस्क्ड टू कैलकुलेट, अगर आपको बोला जाए कि कोई डेटा दे दिया, कोई क्वेश्चंस दे दिया गया और पूछा कि टेस्ट इट्स लिक्विडिटी, देन यू नीड टू फाइंड आउट टू रेशियोज, दैट इज़ करेंट रेशियोज एंड लिक्विड रेशियोज। मैंने फार्मूले आपको इस दोनों के पीछे बताए हैं। इफ़ इट इज़ सेड दैट यू नीड टू टेस्ट सॉल्वेंसी ऑफ दिस फर्म, then you need to find just one ratio, that means solvency ratio. Here solvency ratio is equal to total assets upon total liability. If you are asked to test profitability of the firm, then you need to find four ratios, which are net profit ratios, return on shareholders fund, return on equity capital and return on capital employed. Next is, if you need to find, or it is said in the question that you have to test the capital gearing. Capital gearing ratios, here you need to calculate just one ratio, that is capital gearing ratio. Here it is not bearing, it's gearing. Next comes ratio based on return of investments. Under this there are some ratio which has been categorized in this column. First is return on shareholders investment. It's been calculated by a simple formula, that is net profit after interest and tax upon shareholders fund into 100. Next is return on equities capital. Return on equity capital has been calculated by net profit after interest and taxes minus dividend on preference shares upon equity share capital, which is a paid up values need to be taken as far as equity share capital has been concerned, into 100. This is the full-fledged formula for return on equities capital. Next formula is earning per share. These formulas is based on return on investment. If it is asked that you need to find what are the ratios to check the return on investment, then you need to find these all ratios which has been categorized in front of you. Next is earning per share. Earning per share has been calculated by net profit after interest and taxes minus dividend on preference share upon number of equity shares. Next is return on capital employed. Return on capital employed is being calculated by net profit before interest, tax and dividend upon capital employed into 100. Next is dividend yield ratio. It is being calculated by dividend per share upon market price per share into 100. Next is dividend payout ratio. Dividend payout ratio is being calculated by dividend per equity shares upon earning per share into 100. Earning per share is being written as EPS. Next is price earning ratio. Price earning ratio is equal to market price per share upon earning per share. That's all. Next is earning yield ratio, or we can say it is a kind of a capitalization ratio. I have made one video on capitalizations too. You can check on my channel also and read what does capitalization mean. Earning yield ratio is being calculated by earning per share, that is EPS, upon market price per share into 100. Next is cover for preference dividend. Cover for preference dividend is being calculated by profit after tax upon preference dividend. Next is cover for equity dividend. Cover for equity dividend is being calculated by profit after tax minus preference dividend upon equity dividend. Next is total cash flow. Total cash flow is being calculated by net profit after tax plus non-trading charges. And at last, net cash flow. Net cash flow is equal to total cash flow minus, you need to add preference dividend and equity dividend as well and deduct from total cash flow, which means first of all add this preference dividend and equity dividend, then put in a bracket, then you have to deduct the both amount from this total cash flow and you are getting net cash flows. This is for about all the ratios which I have been explained. So thank you for listening me. Stay tuned for more videos of related BCom. Thank you.